हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यही समझ लें कि करंट अफेयर्स का हमेशा से क्या रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है, स्पेशली फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड अभी से ही आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल विन। और ये आपके यूपीएससी और आपके जो है सिविल सर्विसेज की यात्रा को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सो नाउ लेट्स डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आज शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर्स में हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले देखेंगे कि कौन से न्यूज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहे हैं। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट मिजोरम डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। ओके, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इसके बारे में यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि यानी मिजोरम को भारत का पहला फुली लिटरेट स्टेट के तौर पर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ दो न्यूज़ और कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो सेकंड न्यूज़ रहेगा दैट इज इंडिया सक्सेसफुली होस्ट द सेकंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ द थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। सेकंड ब्लू टॉक्स जो है, या इसको ब्लू वार्ता भी हिंदी में हम कह सकते हैं, ब्लू टॉक्स ही कहते हैं लेकिन ब्लू, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा, इस पे भी हम बात करेंगे। और तीसरा द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज के साथ। तो जो हमारा पहला न्यूज है वो है मिजोरम डिक्लेयर्ड, यहाँ देख सकते हैं मिजोरम डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, यानी कि मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये क्या महत्वपूर्ण है ना। अगर पूर्ण साक्षर अगर हम कह रहे हैं तो किस संदर्भ में हम इसे कहते हैं पूर्ण साक्षर, तो आइए चलते हैं हम लोग इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें हम यहाँ पर नाउ डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या है न्यूज में और चर्चा का ये विषय क्यों बना है। सो बेसिकली मिजोरम हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द स्टेट्स एजुकेशनल जर्नी। मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो राज्य की शैक्षणिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी किसी भी स्टेट को अगर पूर्ण लिटरेट स्टेट के तौर पर अगर हम ये घोषित करते हैं, इफ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज द यू कैन से लाइक फुल्ली लिटरेट स्टेट, सो व्हाट इट मींस, सो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति है, इट मीन्स वहाँ की जो एजुकेशनल कंडीशंस है, दैट्स रियली नाइस, है ना। और वो बहुत ही सही तरीके से क्या है वर्क कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस हैपेंस। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मीन्स सबसे बड़ी बात ये होती है कि अबाउट लिटरेसी, हम किसको बोलते हैं, साक्षरता। कहते हैं ना कि साक्षर होने में और साक्षरता, है ना, शिक्षित और साक्षर दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। So basically here you can see that exactly what is the meaning of literacy here we can say। तो ये एक मिजोरम के एजुकेशनल कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, या इनका जो शैक्षणिक यात्रा है उसका एक माइलस्टोन मिला है कि मिजोरम को पहला क्या किया गया यहाँ पर, यानी भारत को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में। अगर हम लोग लिटरेसी के बारे में बात करते हैं तो लिटरेसी कहते किसको हैं और उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। सो बेसिकली व्हाट आर द पैरामीटर्स बिहाइंड दैट। सो एज पर द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, a literate person is someone aged 7 or above who can read and write with understanding in any language। यहाँ पर एक साक्षर व्यक्ति को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। सो बेसिकली यू कैन से कि हम साक्षर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, दिस इज द पैरामीटर कि आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो 7 वर्ष से ऊपर का हो और जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ सकता है और लिख सकता है। अब आते हैं यहाँ पे कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी अलाइंड विद द नेप 2020 एंड एसडीजी 4 जो है 4.6 गोल्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नेप, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एसडीजी 4.6 लक्ष्यों के अनुरूप साक्षरता की एक परिष्कृत परिभाषा पेश की है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एसडीजी क्या है और नई शिक्षा नीति के तहत जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में क्या किया गया है यहाँ पर कि बेसिकली इसको डिफाइन किया गया कि हम लोग किसको कहते हैं साक्षर, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत भी क्या है यहाँ पर कि एक लिटरेट व्यक्ति जब हम बात करते हैं, इफ somebody is we can say that he or she is a literate, so how can we say and what is the parameter of that, ठीक है। सो अब क्या यानी कि एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया यहाँ पे, तो लाइक अब एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एसडीजी, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग देख सकते हैं कि इसके डेफिनेशन के अंतर्गत अगर बात किया जाए, सो बेसिकली लिटरेसी इज नाउ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड, राइट and compute with the comprehension along with the critical life skills such as digital and financial literacy. This expanded definition aims to ensure full societal participation and economic progress also. तो आप देख सकते हैं कि जो नई परिभाषा यहाँ पर आई है साक्षरता की, वो क्या है। तो यहाँ पर साक्षरता को अब डिजिटल और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ साथ पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। और इस विस्तारित परिभाषा का उद्देश्य पूर्ण सामाजिक भागीदारी और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। ओके, A state UT achieving 95% of literacy is considered fully literate. यानी ये अगर हम लोग देखा जाए, so basically you can say that this is the parameter. Okay, अब इस पैरामीटर में क्या है कि कोई भी जो है यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर अगर वो 95% साक्षरता प्राप्त कर ले, तो उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम पूर्ण साक्षर जो है मानेंगे। इट मीन्स अ स्टेट एंड यूटी व्हेन इट्स अचीविंग 95% ऑफ लिटरेसी इज कंसीडर फुल्ली लिटरेट स्टेट। सो हियर यू कैन सी, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए, तो इट मीन्स कि 95% का जो पैरामीटर है, जो दायरा है, वो मिजोरम ने क्या किया है, कहीं ना कहीं से पार कर लिया है। सो दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर और डिक्लेयर एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो थोड़ा सा ये अभी हाल के हम लोग प्रेजेंट स्टेटस पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कंडीशन है। आइए इस पे हम लोग देखते हैं, लाइक अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस। सो इंडियाज टोटल लिटरेसी रेट फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड, अभी हमने यहाँ पर बताया, एंड अबव अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन स्टैंड्स एट 80.9% फॉर द पीरियड 2023 एंड 24। यानी अगर हम लोग बात करें कि जो पिछला आंकड़ा रहा है एज पर द 2023 और 24 के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल साक्षरता की जो दर रही है बच्चों, वो 2023 और 24 की अवधि के लिए 80.9% थी। और भारत की साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज लिटरेसी रेट हैज ग्रोन फ्रॉम 14% टू अप्रोक्सीमेटली 80.9% इन 23-24। आप देख सकते हैं कि आज़ादी के समय पर उस समय भारत में जो साक्षरता दर थी वो 14% था, जो कि 2023 और 24 में जाते जाते हम 80.9% तक पहुंच चुके हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं कि पीएलएफ सर्वे जो है वो क्या कहता है, क्योंकि इसके कंडीशन में पीएलएफ सर्वे जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सो मिजोरम हैज अचीव्ड फुल लिटरेसी स्टेटस रीचिंग 98.2, सरपासिंग द 95% थ्रेशोल्ड सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज पर द 2023-24 पीएलएफ सर्वे। अभी हमने इसके बारे में बात किया कि लाइक पीएलएफ सर्वे जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो सो इतने 98.2% तक ये पहुंच चुका है यहाँ साक्षरता का जो रेट है ना। और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित जो 95% की जो सीमा है ये उसे पार कर चुका है, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अच्छा, अर्लियर क्या इसके पहले भी कुछ राज्यों में ये कंडीशन देखी गई है। सो यू कैन से दैट अर्लियर लद्दाख बिकेम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू डिक्लेयर फुड फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके पहले लद्दाख जो है ये उल्लास में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो इसके पहले जो है, और अब बात करते हैं कि भारत में कौन से राज्यों में
साक्षरता दर सबसे कम है। सो वेयर इज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, इन विच स्टेट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश जहां पर है 72.6% और बिहार जहां पर है 74.3% हैव द लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर द पीएलएफ 2023-24 सर्वे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पीएलएफ 2023-24 के जो सर्वे हैं इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये आपको क्या करना होगा डियर ऑल स्टूडेंट, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमाइंड दीज थिंग्स और रिकॉल दीज थिंग्स इन योर माइंड कि कहाँ पर क्या कंडीशन है। सो नाउ एज पर द लेटेस्ट डेटा, एक बार इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि लिस्ट में क्या कंडीशन है। So here you can see, here is the list of 10 states and UTs in India where the highest literacy rate in 2024. So what about the Mizoram? Mizoram 98.2%. What about the Lakshadweep? It's 97.3%. Nagaland, Kerala, Meghalaya, Tripura, Chandigarh, Goa, Puducherry and Manipur. So here is the list. तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं? सो वी कैन सी दैट यहाँ पर क्या है, बहुत ही एक जो शिक्षा मंत्रालय के तहत जो एक आंकड़ा है वो आंकड़ा मिजोरम ने पार कर लिया है। सो दैट्स व्हाई नाउ मिजोरम कंसीडर एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट। आपको ध्यान रखना होगा कि फुली लिटरेट स्टेट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहती हूँ कि डियर ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग जो भी करंट अफेयर्स करेंगे वीकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ आपका करंट अफेयर्स पे कितना कमांड होते जा रहा है ये आपको अपने आप से क्या होगा, ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, आप रियलाइज भी कर पाएंगे। सो वी हैव टू मेक दिस इन न्यू फॉर्मेट। हम बिल्कुल अपने एक नए फॉर्मेट के साथ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज? नेक्स्ट न्यूज है ये आपका, इंडिया सक्सेसफुली होस्ट सेकेंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ द थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सो फर्स्टली यू हैव टू डू वन थिंग कि आप उसको प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने पॉइंट्स फॉर्मेट तैयार करते रहें, बिकॉज एक बार में क्या होगा, आपके पास ये बंच और बंडल नहीं हो जाएगा कि हम कैसे इसको हाउ कैन वी मैनेज। तो धीरे धीरे आप क्या है कि आप अवेयर भी रहेंगे और आपके टॉपिक्स जो हैं वो लगातार कवर होते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली जो है होस्ट किया सेकेंड ब्लू टॉक्स। अब क्या है ये सेकेंड ब्लू टॉक्स, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द, आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेकेंड ब्लू टॉक्स के बारे में। The Ministry of Earth Sciences, Government of India, in collaboration with the Embassy of France and the Embassy of Costa Rica in India, ध्यान रखिएगा, यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। Hosted the second Blue Talks on Tuesday, May 2025 at पृथ्वी भवन लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने फ्रांस के दूतावास और भारत में कोस्टा रिका के दूतावास के सहयोग से मंगलवार 20 मई 2025 को पृथ्वी भवन लोधी रोड नई दिल्ली में दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की है। आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस बनते हैं वो ये है कि व्हाट इज ब्लू टॉक्स, है ना, ब्लू टॉक्स क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, हरित क्रांति, जहां पर क्या हुआ भाई, यहाँ पे जहाँ फूड प्रोडक्शन जो है यानी हमारे जो क्रॉप्स हैं उसके प्रोडक्शन में हमने क्या देखा, काफी ज्यादा वृद्धि या उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट। तो दैट इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। जब बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, लाइक श्वेत क्रांति, है ना, और उसके अलावा मत्स्य क्षेत्र में हमने क्या इंपॉर्टेंट किया उसके बारे में। तो अगर ब्लू आता है सो इट मींस कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से सी और इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो है वार्ता है जो कि महत्वपूर्ण है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स दिस इन योर माइंड कि ये है क्या। अब आते हैं कि कोई भी अगर इवेंट होता है तो उस इवेंट का बच्चों कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इट मींस ऑब्जेक्टिव होता है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू टॉक्स जो है यहाँ पर हम लोग अगर देखा जाए, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड ब्लू टॉक्स, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? So this event aimed to serve as a milestone in the lead up to third United Nations Ocean Conference,
विच विल बी हेल्ड इन नीस फ्रांस फ्रॉम जून 9 से 13-25, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की अगुवाई में एक मील का पत्थर साबित होना है, जो कि 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। दिस इज अ वेरी पॉपुलर सिटी ऑफ फ्रांस, बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है नीस जो है फ्रांस का। और वहीं पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, आपको ये चीजें अपने माइंड में याद रखनी है। यस, तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि UNOC3, जिसके बारे में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ओशियंस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ये फ्रांस के नीस में होने वाला है, और ये 9 से 13 जून जो कि अपकमिंग है 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। तो बेसिकली ये जो हमने देखा यहाँ पर कि जो टॉक हुआ यहाँ 20 मई 2025 को, तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस बेसिकली ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की अगुवाई को और बेहतर, यानी इसमें एक माइलस्टोन के तौर पर क्या करना, साबित होना, और उसमें कुछ बेहतर प्रपोजल्स, कुछ बेहतर जो है इनोवेटिव्स, कुछ वर्क और ये प्रपोजल्स के साथ यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। सो बेसिकली ये उसके कंटेक्स्ट में, इट मीन्स कि ये कनेक्टेड है विद द संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये उससे क्या है, कनेक्टेड है। तो इसी की संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लू टॉक्स। अब आते हैं यहाँ पर कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू टॉक्स, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो बेसिकली बिल्डिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट ब्लू टॉक्स हेल्ड इन फरवरी 2025, द सेकेंड मीटिंग कन्वेड, यहाँ देखेंगे यहाँ पर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर, ग्लोबल स्टेक होल्डर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, एकेडमिशिया, इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2024 में आयोजित पहली ब्लू टॉक्स की जो सफलता के आधार पर दूसरी बैठक में अग्रणी वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, वैश्विक हितधारकों, सरकार, शिक्षाविद, उद्योग, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मीन्स ये है कि क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। इफ अगर किसी भी इस तरह के कॉन्फ्रेंस में अगर समाज के सभी बौद्धिक वर्ग अगर उपस्थित होते हैं, सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें सभी बौद्धिक वर्ग के जो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि उनके जो आइडियाज हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाएगी, और साथ में जो बेस्ट से बेस्ट आइडियाज होंगे उसको क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो फर्स्ट ब्लू टॉक हुआ दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2024, सो दैट वाज सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल। और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसी को ध्यान में रखते हुए वी गो फर्दर, फिर हम क्या हुए यहाँ पर, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द फोरम एम्ड टू एक्सेलरेट एक्शन and galvanize concrete commitments towards the conservation and sustainable use of our oceans, directly aligning with the UNOC3. Okay, इस फोरम का उद्देश्य बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, UNOC3 थीम के सीधे सीधे जुड़ते हुए हमारे महासागरों के संरक्षण, सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और ठोस प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली यहां समझिएगा, अगर हम लोग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट the aim of this forum is to accelerate action and galvanize concrete commitments towards the conservation and sustainable use of our oceans. See, sustainable use of our oceans का मतलब ये है कि अत्यधिक दोहन नहीं, मीन्स हमें सतत विकास को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसके बारे में सोचना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो भी इसके बेनिफिट्स को उठा सकें। इस तरह से ना हो कि हम लोग उसको क्या करें, हम उसको बहुत ही बुरे तरीके से हम उसका दोहन करना शुरू कर दें। सो दैट्स नॉट गुड। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये जो ब्लू टॉक्स आप देख रहे हैं, दो ब्लू टॉक्स का जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो ब्लू टॉक्स हम क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इसको आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है कि ब्लू टॉक्स जो है, हाँ, इसके बारे में अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी महासागर के जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, जो भी रिसोर्सेज है ऑफ ओशियन, उसका क्या करना, उसका ढंग से हमें यूज करना, ठीक है ना। तो एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
See, and sustainable development, it means this is also the ultimate goal of SDG. यानी ये जो गोल हम देख रहे हैं, तो ये गोल किसको यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये कि हम रिसोर्सेस को क्या करेंगे, सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम उसके लिए क्या कर सकें, यहाँ पर बेहतर जो है भविष्य की परिकल्पना कर सकें। साथ के साथ यहाँ देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पर, जो वर्ग के लोग हैं, लाइक अकेडमिशियन यानी जो शिक्षाविद हो गए, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, जो अपने विचार हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लाइक वैश्विक हितधारक इसमें यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू टॉक्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये जुड़ा हुआ है बेसिकली जून 2025 में होने वाले टॉक्स के संदर्भ में, यूएन टॉक्स जो कि ओशियन से संबंधित है। सो बेसिकली इसका एक अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं कि उसके संदर्भ में हमें कौन सी पॉलिसी के साथ जाना है, सो व्हाट वी हैव टू मेक, है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि और क्या महत्वपूर्ण बातें रही इस पूरे ब्लू टॉक्स में। सो द इवेंट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर एम रविचंद्रन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, एंड को चेयर्ड बाय द एच ई मिस्टर नेस्टर बाल्तुरुंदो वारगास, एम्बेसडर ऑफ कोस्टा रिका टू इंडिया, एंड मिस्टर डैमियन सईद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, फ्रेंच एम्बेसी। अभी हमने यहाँ पर बात किया था कि जो ये प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम हम क्या देख रहे हैं कि इसमें को चेयर्ड किसने किसने किया है, यहाँ पर फ्रांस और साथ में कोस्टा रिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन तथा सह अध्यक्षता भारत में कोस्टा रिका के राजदूत महामहिम श्री नेस्टर बोल्टोडानो वर्गास और फ्रांसीसी दूतावास के मिशन के उप प्रमुख डोमियन सैयद ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू टॉक्स है डियर ऑल स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि को चेयर्ड बाय द कोस्टा रिका एंड फ्रांस ऑल्सो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसमें क्या करना है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार के थ्रू ये जो मीटिंग यहाँ पर हुई, इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं। सी, डॉक्टर एम रविचंद्रन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, emphasized to truly achieve SDG 14 and the goals of UN Ocean Decade, we must prioritize comprehensive ocean resource mapping, develop cutting-edge technologies, implement policy interventions, invest in building robust human capital for our marine future. So basically अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे मरीन फ्यूचर के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंत्रालय के सचिव यानी पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने इस बात पर जोर दिया है कि SDG 14 और संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक के लक्ष्यों को सही मायने में प्राप्त करने के लिए हमें व्यापक महासागर संसाधन मानचित्रण को प्राथमिकता देनी होगी। यानी हमें पूरे के पूरे एक होलिस्टिक वे में हमें क्या करना होगा कि जो हमारे ओशियंस हैं उनकी मैपिंग जो है हमें बहुत सही ढंग से क्या करनी होगी। और साथ के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स विल बी फाइन। और नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करना होगा जो हमारे समुद्री भविष्य के लिए मजबूत मानव पूंजी के निर्माण में निवेश करना होगा। देखिए, इफ वी आर अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए अगर इसके संदर्भ में, तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि जितना बेहतर तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम अपने ओशियन के रिसोर्सेस को सही ढंग से उसका हम यूज करें, है ना। यूज करने के साथ साथ हमें उसके बारे में पता लगाना, लाइक कि मैपिंग सही से होनी चाहिए उसकी। थर्ड थिंग इज दैट कि उसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो हमें उसके लिए एक बेहतर पॉलिसी बनानी होगी। सो दीज ऑल थिंग्स स्पेशली इंक्लूडेड इन दिस ब्लू टॉक्स। ये ध्यान रखना है, ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं, ये सारी बातें ब्लू टॉक्स में हो रही हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसके बारे यानी कि यहाँ पर HE मिस्टर नेस्टर बाल्तेदोनो वारगास एम्बेसडर ऑफ कोस्टा रिका मेंशन्ड दिस इवेंट विल सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन बिटवीन आवर नेशंस ड्राइविंग कंक्रीट एक्शन टुवर्ड्स SDG 14। मतलब ये पूरी तरह से यहाँ देखिएगा कि कोस्टा रिका के राजदूत महामहिम श्री नेस्टर बोल्टाडोनो वारगास ने कहा है कि ये आयोजन है जो हमारे देशों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और ये SDG 14
ज्यादा की दिशा में ठोस कार्रवाई को बढ़ावा देगा। इट मीन्स के यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बताया कि फर्स्ट जो है ओशियन टॉक्स बहुत सक्सेसफुल रहा। सो ये जो ओशियन टॉक्स है, यानी यहाँ जो ब्लू टॉक्स हम देख रहे हैं, सो ये हमारे एसडीजी, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बात कही गई है कि हमें अपने मरीन फ्यूचर के बारे में क्या करना, वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड वी हैव टू कोलैबोरेट आल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समुद्र जो है यहाँ पर उसकी अगर सीमाएं हम बात करें तो दुनिया के लगभग सभी देशों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। तो यही यहाँ पर बात हुई कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और वी हैव टू फोकस ऑन एसडीजी 14 गोल्स। हमें अपने एसडीजी 14 के गोल्स पर फोकस करना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एट द इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च्ड अ व्हाइट पेपर, यानी इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक व्हाइट पेपर, जिसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं, जारी किया, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन कोलैबोरेशन विथ इट स्ट्रेटेजिक नॉलेज पार्टनर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी रणनीतिक ज्ञान साझेदार के साथ मिलकर भारत की नीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, निवेश, नवाचार और सतत विकास शीर्षक से एक श्वेत पत्र जो है जारी किया है। और भारत में नीली अर्थव्यवस्था की कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पूरे देश में नीली अर्थव्यवस्था पहलों की दृश्यता और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सो बेसिकली यू हैव टू नो दैट एज द नोडल एजेंसी फॉर द implementation of the blue economy in India, Ministry of Earth Sciences has been actively working towards enhancing the visibility and effective implementation of blue economy initiative across the nation। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारत में विशेषकर नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इस नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन से मंत्रालय के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है या कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे देखा जा रहा है। सो यू हैव टू से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है ये चलाया जा रहा है। और इस ब्लू टॉक्स के दौरान एक व्हाइट पेपर, जिसको हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं, वो भी जारी किया गया है। सो व्हाट इज इन दैट व्हाइट पेपर बिल्ड्स अपॉन दिस एफर्ट्स बाय द प्रोवाइडिंग अ कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क दैट अलाइंस गवर्नमेंट एक्शंस, ठीक है ना, fosters cross sectoral synergies, promotes greater investment to unlock the vast potential of India's ocean resources for sustainable and economic development। अगर इस श्वेत पत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक समेकित ढांचा है, जो बेसिकली सरकार के जो भी कार्य हैं उसको भी क्या कर रहा है, दिखाता है, दर्शाता है। इसके साथ साथ अंतर क्षेत्रीय जो तालमेल है कैसे उसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना, फिर सतत और आर्थिक विकास के लिए भारत के महासागर संसाधनों की विशाल क्षमता को खोलने के लिए अधिक निवेश को बढ़ाना, ये सारी चीजें हमारे क्या है, इसमें ब्लू जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव्स में हम लोग देख सकते हैं, जो कि आने वाले समय में यानी भविष्य में अगर बात किया जाए तो ये हमारे लिए क्या है, और भी बेहतर हो सकता है कि अगर हम लोग इस पर यहाँ पर जो है बात करते हैं तो, ठीक है ना। यस, तो इसमें इससे जुड़ी हुई, इस ब्लू टॉक से जुड़ी हुई कुछ और इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर है। तो इस अवसर में जारी की गई रिपोर्ट में भारत के, वन सेकेंड सॉरी, हाँ, इस अवसर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विशाल समुद्री संसाधनों, जिसमें इसकी विस्तृत तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल है, कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। So basically in this report released at the event underscores the critical role of India's vast marine resources including its extensive coastline and exclusive economic zone। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, EEZ इसको हम लोग बोलते हैं, जो है यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, एज अ वाइटल इंजन फॉर नेशनल प्रोग्रेस, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमें विशेषकर हमें अपने राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, जिसमें कि विशिष्ट तट रेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस इंक्लूडिंग इट्स एक्सटेंसिव कोस्टलाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें, इस चर्चा में, इस वार्ता में इस पे भी यहाँ पर बात की गई है। ओके, हाँ, और इसमें समुद्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में तटीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पहलों के साथ साथ 25 मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयासों पर भी
प्रकाश डाला गया है। सो बेसिकली इट हाईलाइट्स द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ 25 मिनिस्ट्रीज अलोंगसाइड कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी इनिशिएटिव ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस वेरियस ओशियन रिलेटेड सेक्शंस। तो इस अवसर पर अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों कि इसमें प्रॉपर वे में एक पूरी रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताया गया कि यहाँ पर क्या पूरा पूरा जो है जो इसमें तटीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जो इनिशिएटिव्स हैं उन सब के बारे में और साथ में अलॉन्ग विद 25 मिनिस्ट्रीज के जो एफर्ट्स हैं उस पर भी क्या किया गया है यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि ये रिपोर्ट बिल्ड्स अपॉन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कमिटमेंट्स एंड द चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी फर्दर सॉलिडिफाइंग इट्स इंपॉर्टेंस विद द विकसित भारत विजन 2047। देखिए, इस रिपोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए जो हमने G20 की प्रेसिडेंसी की प्रतिबद्धताएं जो थी ये उसको क्या करता है यहाँ पर बताता है, साथ के साथ जो है हमारे सस्टेनेबिलिटी और हम नीली अर्थव्यवस्था पर जो है यहाँ पर एक हाई लेवल पे जो प्रिंसिपल्स पर आधारित जो है 2047 का जो हमारा विकसित भारत का गोल है हम उसके पे ऊपर भी क्या है बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि हमें अपनी ब्लू इकोनॉमी उसके तहत ही क्या करनी है और भी मजबूत करनी है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू टॉक्स, है ना, ये ब्लू टॉक्स रहा जिसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई। खास तौर से भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं को यहाँ पर दोहराया है जो कि G20 की प्रेसिडेंसी के तहत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें ये बातें की गई थी और उसके साथ साथ हमारी जो ब्लू इकोनॉमी के तौर पर हम कैसे इमर्ज कर सकते हैं, कैसे एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यहाँ पर, और चूंकि ये बहुत ही सक्सेसफुली होस्ट किया गया भारत के द्वारा सेकेंड ब्लू टॉक्स और ये जो है आपको यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि जून में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले इसमें यहाँ पर। हाँ जी, अच्छा एक चीज और भी है आप सबको यहाँ पर कि आप डेली जो है आपको मेरे से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो है आप पढ़ेंगे और साथ के साथ यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स का डेली जो है आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिलता रहेगा हमारी साइड से। ओके, तो बस आप लोग क्या करिए, आप सब लोग जुड़े रहें, दिया आईएएस के साथ आपको जुड़े रहना है बच्चों और अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने आगामी परीक्षा के लिए। सो अब आते हैं यहाँ पर कि ये क्या रहा इंपॉर्टेंट यहाँ पर। हाँ जी, अब आएंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या महत्वपूर्ण है। आइए, तो सबसे पहले देखेंगे द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बहुत चर्चा में रहा, बहुत महत्वपूर्ण है खास तौर से आपके परीक्षा के संदर्भ में। आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशली लाइक कोई कॉन्फ्रेंस होता है, कोई टॉक्स होता है, कोई प्राइज अगर इंपॉर्टेंट है जो दिया जा रहा हो, जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया है ना, जैसे कि आपको क्या कहते हैं ये बुकर प्राइज हो गए, तो ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो, तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, ये बेसिकली एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ है 2005 में। बुकर प्राइज फाउंडेशन ये दिया किसके द्वारा जाता है, देखिए ये दिया जाता है यूके फाउंडेशन के द्वारा ये हर साल, इट मींस बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके, ये गिवन बाय द यहाँ पर इसके द्वारा दिया जाता है फ्रीक्वेंसी एनुअली अवार्डेड। अगर ये कहा जाए तो ये कब क्या कुछ गैप के बाद दिया जाता है, तो नो, ये हर साल प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बुकर प्राइज है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुकर प्राइज, तो यहाँ देख सकते हैं उद्देश्य क्या है, ऑनर्स द बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश फ्रॉम एनी लैंग्वेजेस, यानी कि किसी भी भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित सर्वोत्तम कथा साहित्य को सम्मानित किया जाता है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दैट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है विशेषकर साहित्यिक संदर्भ में अगर देखा जाए, स्पेशली इन द लिटरेरी टर्म वर्क। सो वी कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड स्पेशली गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना, और खास तौर से अंग्रेजी में अनुवादित, यानी इट मीन्स कि ये ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन इनटू इंग्लिश फ्रॉम एनी लैंग्वेजेस, उसमें बुकर प्राइज दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये बुकर प्राइज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि बुकर प्राइज के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है इसमें लेखक यानी जो राशि इसकी है बुकर प्राइज की, वो लेखक और अनुवादक के बीच बराबर से बांटी जाती है। इट मीन्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। जब कोई भी बुक आती है तो आप पढ़ते होंगे कि ये बुक ओरिजिनल बुक है और इसके कोई ना कोई क्या है ट्रांसलेटर है, यानी उन्होंने इसे किसी विशेष भाषा में या किसी अन्य भाषा में जो भी आप देख सकते हैं उसमें क्या किया है, इन्होंने इसे अनुवादित किया है
तो ये जो बुकर प्राइज है, यू कैन से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है, जो ट्रांसलेट इसे कर रहे हैं और जिन्होंने लिखा है, इनको बराबर से इसकी जो राशि है, इट मीन्स अमाउंट इज अवॉर्डेड इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। सो ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है। Focuses exclusively on translated fiction, unlike the Booker Prize, which is for English original works. यह पुरस्कार केवल अनुदित उपन्यासों पर केंद्रित है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी मूल रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बुकर प्राइज के बारे में किसका क्या महत्वपूर्ण है ना। अब ये क्या है यहाँ पर इसके बारे में कि लाइक इट रिकॉग्नाइजेज लिटरेरी एक्सेलेंस, कल्चरल रिचनेस एंड द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। यानी इससे पता चलता है कि साहित्यिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक समृद्धि और अनुवाद का की जो कला है उसको ये मान्यता देता है बुकर प्राइज। अब बात करते हैं कि भारत से इंडियन विनर्स कौन रहे हैं बुकर प्राइज के संदर्भ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है अभी, बिल्कुल अभी हाल की ये सारी बातें हैं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये बहुत चर्चा में रहा था जब इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल, फर्स्ट हिंदी वर्क टू विन। यानी कि गीतांजलि श्री जो है, इनको टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 में, जिसको अनुवादित किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा, ये पहली हिंदी कृति थी जिसमें कि बुकर प्राइज मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि ये अब क्यों चर्चा में आया, एंड मैं आपको यहाँ पर क्यों इसके बारे में पढ़ा रही हूँ, वाई आई एम जो है इसके बारे में आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बुकर प्राइज। तो इट मीन्स कि कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। आइए, बानू मुश्ताक, अब इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हर्ट लैम्प 2025, ट्रांसलेटेड बाय दीपा भस्टी, फर्स्ट कन्नड़ा वर्क टू विन। बानू मुश्ताक हर्ट ऑफ लैम्प 2025, जिसको अनुवादित किसने किया है, दीपा भस्ती के द्वारा अनुवादित है। तो ये यहाँ पर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कन्नड़ रचना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बानू मुश्ताक, आपको नाम याद रखना होगा, एंड इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है दैट इज हर्ट लैम्प, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए, बानू मुश्ताक जो है इनके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि बॉर्न अप्रैल 3, 1948, हासन, कर्नाटका। प्रोफेशन एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर म्यूनिसिपल काउंसलर ये रह चुकी हैं। ओके, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा ये संबंधित नहीं है, शी वॉज एसोसिएटेड विद द बांदिया मूवमेंट, कन्नड़ा प्रोटेस्ट लिटरेचर फॉर द सोशल जस्टिस, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने 1974 में लेखनी का कार्य शुरू किया था, और इन्होंने पहली बार प्रजामथा में प्रकाशित हुआ था इनका जो लेखन था, ठीक है ना। रिपोर्टेड फॉर द लंकेश पत्रिके, मेंटर्ड बाय द पी लंकेश के द्वारा निर्देशित लंकेश पत्रिके के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग भी की है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये शख्सियत है, शी इज़ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी। और आप देख सकते हैं कि इनके कार्य के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हर्ट लैम्प जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इनकी जो हर्ट लैम्प है ये कन्नड़ में पहली जो अनुवादित हुई है, जो कि मैन बुकर पुरस्कार इनको यहाँ पर जो है, बुकर प्राइज इनको यहाँ पर मिला है। ट्रांजिशंस टू लॉ एंड कंटिन्यूड राइटिंग ऑन जेंडर, कास्ट एंड रिलीजियस इश्यूज, यानी इन्होंने कानून की पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने लिंग, जाति और धार्मिक मुद्दों पर लिखना जारी रखा। ओके, हर्ट लैम्प के बारे में यहाँ पर देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बिटवीन 1990 टू 2023 portrays the lives of ordinary South Indian Muslim women dealing with the patriarchy, faith, family and autonomy। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकी रचना है, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि विशेषकर ये महिलाओं से संबंधित है ना। साउथ दक्षिण भारत में जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है वहाँ पर, लाइक पैट्रियार्की, फेथ, फैमिली है ना। तो इट पोर्ट्रेज द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी साउथ इंडियन मुस्लिम वुमेन डीलिंग विद द पैट्रियार्की, फेथ, फैमिली एंड ऑटोनॉमी। तो इससे ये क्या है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इससे ये क्या है यहाँ पर संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि ये थी बानू मुश्ताक के बारे में जिनकी ये रचना है। अब इसको जिन्होंने अनुवादित किया है, translated from Kannada by Deepa Bhasti, who also became the first Indian translator to win this prize। कन्नड़ से इसका अनुवाद किसने किया है, दीपा भस्ती जी ने किया है, और यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय अनुवादक हैं, ये ध्यान रखना है इनका। और इनके कुछ जो अदर नोटेबल वर्क्स रहे हैं कन्नड़ा साहित्य अकेडमी के, इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो बेनकी वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो दीपा भस्ती जो है इनके इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इनके द्वारा इस पे यहाँ पर काम किया गया है। और साथ में यहाँ पर बानू मुश्ताक के साथ दीपा भस्ती जी को भी क्या मिला है यहाँ पर, बुकर पुरस्कार, ठीक है।
हाँ जी, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए लाइक जो है हसीना मट्टू तारा काथिगेलु ट्रांसलेटेड एज़ हसीना एंड अदर स्टोरीज़ by Black Cobra was also adapted into the award winning फिल्म बाय हसीना बाय गिरीश करावाली। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये था जो है इस बार के बुकर पुरस्कार के संदर्भ में, जो कि बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती के द्वारा यहाँ पर जिन्हें दिया गया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू एंड वन मोर थिंग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप सब लोग हमसे जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट। इसी तरह से हम डेली यहाँ पर करंट अफेयर सब करने वाले हैं, आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिलेगा फ्रॉम माय साइड। और बस आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दिया आईएएस के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद।